हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। फिर से आ चुके हैं अपन बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। आज का अपना लेक्चर रहने वाला है केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। जैसा कि आप लोगों ने जो भी ये वीडियो देख रहा है उन्होंने शायद केमिकल काइनेटिक्स का रासायनिक बलगतिकी का पार्ट 1 देख लिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अपन ने केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट 1 फिनिश किया था, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन अपने रह गए थे, वो बाकी के क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे से लेक्चर के साथ में। सभी लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है। तो आज अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा लेक्चर स्टार्ट करने के बाद एक बार फिर से मैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, इसको आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, और कमेंट करके तो वैसे भी बता सकते हो। तो पहले मोबाइल नंबर सेव कर लेना 8302898893, ठीक है, 8302898893। आप इन पे मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे अगर कोई डाउट है आपका। बाकी मैक्सिमम डाउट आपके यहाँ पे दूर हो ही जाएंगे, कमेंट करके भी आप मेरे को बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा लेक्चर रासायनिक बलगतिकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, वापस एक बार बता देता हूँ। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, तो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला निकालना बताया भी था कि वेग नियतांक किसी भी कोटि का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला था मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और सेकंड इनवर्स। अब मैंने कहा था यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है ऑर्डर, ठीक है, n क्या है ऑर्डर, जिसको कि अपन बोलते हैं कोटि, n ऑर्डर जिसको कि अपन बोलते हैं कोटि, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपने को देखो n की जगह क्या रखेंगे, क्योंकि अपने को द्वितीय कोटि के वेग नियतांक की इकाई निकालनी, तो n की वैल्यू में 2 रखूंगा। तो मैंने क्या करा, k = मोल की पावर 1 - n, तो मैंने मोल की पावर 1 - n की जगह रख दिया 2, लीटर की पावर n-1 तो 2 - 1 और सेकंड इनवर्स अपना है ही, सेकंड की पावर -1, मोल 1 - 2, 1 में से -2 क्या बचा, -1, 2 में से -1 क्या बचा, +1 और सेकंड इनवर्स। तो मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। और अगर मान लो अपन को फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालनी होती तो n की जगह 1 रखते हैं, यहाँ पे भी n की जगह 1 रखते हैं, 1 - 1 0, 1 - 1 0, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ सेकंड इनवर्स आ जाता, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में भी निकालना सीखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समीकरण 2N2O5 2N2O4 + O2 में हेतु यदि अर्धायुकाल 6.93 सेकंड है तो दर नियतांक ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अर्धायुकाल इन्होंने दे रखा है 6.93, ध्यान देना, इन्होंने क्या दे रखा है अपने को, अर्धायुकाल टी हाफ क्या दे रखा है, 6.93 सेकंड, 6.93 सेकंड, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, दर नियतांक मतलब रेट कांस्टेंट, मतलब अपने को क्या पूछ रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ये शून्य कोटि की मान है या प्रथम कोटि की मान है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में कोटि की बात तो कहीं की नहीं, इन्होंने इस क्वेश्चन में इन्होंने कोटि की बात कहीं भी नहीं की, तो सर हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो एक बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको शून्य कोटि की, प्रथम कोटि के इनके कुछ एग्जांपल्स है जो कि अपने को दिमाग में होनी चाहिए। अपनी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का विघटन एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो ये जो N2O5 टूट रहा है किसमें, 2N2O4 + O2 में, 2N2O5 टूट के क्या बना रहा है, 2N2O4 + O2, इसका मतलब ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के अपने को अर्धायुकाल और वेग नियतांक में संबंध पता है, T ½ = 0.693/K, ठीक है, K निकालना है तो K को ऊपर ले गए, T ½ को कहां भेज दिया, 0.693 के नीचे भेज दिया। अब देखो 0.693, T ½ की वैल्यू कितनी है, T ½ है 6.93, तो यहाँ पे अपन ने पुट किया 6.93। देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 3, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000, 693 से 693 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 1/10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। और ये 0.1 क्या आया अपना K। और फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन उसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, 0.1 सेकंड इनवर्स, तो K की वैल्यू आएगी 0.1 सेकंड इनवर्स। यहाँ पे सेकंड इनवर्स अपने को ये बताता है कि ये अपने पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग नियतांक है, ठीक है, ये बात आनी चाहिए अपने को। आगे सुनो, अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा तो देखो एक बार वापस से बता देता हूँ, अपन रेट लॉ लिखते थे, ठीक है, रेट लॉ जिसको कि अपन बोलते हैं दर नियम या वेग नियम, दर नियम या वेग नियम, ध्यान देना, दर नियम या वेग नियम। रिकॉर्डिंग हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अपना कैमरा एकदम सही चल रहा है, सारे बच्चों को शायद सही से दिख रहा होगा,
हाँ ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ रेट लो, जिसको कि अपन बोलते हैं दर नियम अथवा वेग नियम। तो रेट लो अपन कैसे लिखते हैं, रेट लो इज इक्वल टू रेट इज रेट, देखो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जैसे मान लो कोई अभिक्रिया ए प्लस बी, उससे मिलके क्या बन रहा है, ए प्लस बी से मिलके क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये ए और बी अभिकारक है, मैंने कहा यहाँ पे अभिकारक ए की सांद्रता उसकी पावर एक्स, और ये अपने पास बी अभिकारक, उसकी मैंने सांद्रता बी की सांद्रता और उसकी पावर लगा दी मैंने वाई। तो कोटि क्या है सुनना, वेग नियम में या दर नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं, ये जो ब्रैकेट है किसको बताता है, कंसंट्रेशन को, सांद्रता को। तो किसी दर नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। कोटि की क्या परिभाषा है, वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। कोटि एक प्रायोगिक मान है, कोटि क्या है, एक प्रायोगिक मान है। कि सर कैसे, क्या कहना चाह रहे हो, समझाओ हमको एक बार। तो देखो पहली चीज जो अपने को रेट लो लिखा मिलता है, जैसे कई बच्चे कहेंगे सर रेट लो लिखा मिलता है हमको एग्जाम में, रेट लो में हम अभिकारकों की सांद्रताओं की घातें देखते हैं और उनको जोड़ के कोटि निकाल देते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि ये दर नियम आया कहाँ से, कहोगे सर बुक में लिखा है। अब बुक में कहाँ से लिखा है, तो जब लैब के अंदर काम हुआ, मतलब प्रयोगशाला के अंदर जब प्रयोग हुए, तो प्रयोगों द्वारा अपने पास कोटि आई और उस कोटि के लिए अपन ने वेग नियम लिख दिया। कोटि को अपन किताबों में कैसे लिख देते, वेग नियम के फॉर्म में लिख देते हैं, अभिकारकों की सांद्रताओं के घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो लैब में अपने को, लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रायोगिक प्रयोग द्वारा पता चला कि किसी भी अभिक्रिया की कोटि क्या है, फिर अपन ने उसको रेट लो के फॉर्म में लिख दिया। फिर रेट लो को देख के अपन क्लासरूम में जज कर सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या है। पर वो रेट लो अपने को कहां से मिला, वो अपने को लैब से मिला, मतलब प्रयोग करके मिला। इसका मतलब कोटि एक प्रकार का प्रायोगिक मान है, ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। और अणुसंख्यकता एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेट लो, दर नियम, वेग नियम क्या है, रेट समानुपाती ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ए के सापेक्ष कोटि एक्स, बी के सापेक्ष कोटि वाई, अभिक्रिया की कुल कोटि एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये अभिक्रिया की क्या है, कुल कोटि, टोटल ऑर्डर, कुल कोटि कितनी हो गई, x प्लस वाई। ठीक है, और यहां पे देखो समानुपाती हटेगा, जब जब समानुपाती हटता है, ध्यान देना, जब जब समानुपाती हटता है तब तब कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहां पे समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा k, a की पावर x b की पावर y, और यहाँ पे k क्या है, k यहाँ पे वेग नियतांक है, r क्या है, रेट, जिसको कि अपन दर बोलते हैं। ये a को ब्रैकेट में बनाए मतलब a की सांद्रता, b को ब्रैकेट में बनाए मतलब b की सांद्रता, a की कोटि x, b की कोटि y, x प्लस वाई अभिक्रिया की कुल कोटि। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा लिखी है। तो अभिक्रिया की कोटि, जिसको कि अपन बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोटि एक प्रायोगिक मान है, बोल ही दिया मैंने। ठीक है, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आती है। आगे अभिक्रिया के वेग नियम में क्या आ गया ना, अभिक्रिया के वेग नियम में या दर नियम में, एक ही बात है, दर नियम बोलो या वेग नियम बोलो। तो अभिक्रिया के वेग नियम में सांद्रता के पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। मैथमेटिकली समझो, वेग नियम लिख रखा, रेट बराबर के a की पावर x, b की पावर y, a के सापेक्ष कोटि x, b के सापेक्ष कोटि y, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a x, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू b y। ठीक है, अभिक्रिया की कुल कोटि x प्लस y, तो ये अपन ने निकाल दी कोटि। अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, आगे क्या है देखो, सुनना, एक क्वेश्चन है जिसको कि अपन सॉल्व करने वाले, ध्यान देना। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय आधा युगाल का लगभग 10 गुना होता है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया सुनना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए मैं वेग नियतांक की इकाई लिख रहा हूं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला सब लोगों को आना चाहिए। क्या है ये, प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण, ये अपने को आनी चाहिए। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। कई बार क्या होता है, देखो बच्चों को इक्वेशन भी आती है, फॉर्मूला भी याद होता है, पर ये नहीं पता उस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है। ठीक है, मीनिंग कैसे, तो देखो फॉर्मूले को भी अपने को अच्छे समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला याद करना समझना नहीं होता है, उस फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले k दे रखा है, k क्या है मेरा, रेट कांस्टेंट वेग नियतांक, t क्या है यहाँ पे मेरा टाइम है। ठीक है, स्मॉल a क्या है, स्मॉल a है अपनी प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन, या ऐसे बोलो t बराबर g पे अभिकारक की सांद्रता स्मॉल a है, जिसको कि अपन बोलते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। a माइनस एक्स क्या है, t बराबर t1 समय पे, क्या बोला मैंने, t बराबर t1 समय बोलो, या कुछ समय पश्चात जब अभिकारक किसमें चेंज होने लग जाते हैं, उत्पाद में परिवर्तित होने लग जाते हैं, उस अभिकारक की सांद्रता को अपन क्या बोलते हैं, a माइनस एक्स। और यहाँ पे x क्या है, वियोजित मात्रा, वियोजित मात्रा को अपन बोलते हैं कि वो मात्रा जो कि अभिकारक से टूट के किसमें चलेगी, उत्पाद में चलेगी। तो x क्या है, वो अभिकारक की मात्रा जो किसमें चेंज हो रही है, उत्पाद में चेंज हो रही है, इसको अपन x बोलते हैं। ठीक है, a माइनस एक्स।
अब अपने को यहाँ पे क्या सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धवायु काल का लगभग 10 गुना होता है। एक रिलेशन है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का कितना होता है, 10 गुना। अर्धायु काल को मैं T/50 से भी लिखता हूँ, T50 से भी लिखता हूँ। अर्धायु काल सारे लोग जानते हो, वो समय जब आधे अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं वह समय अर्धायु काल कहलाता है। या आधे उत्पाद बचे या आधे उत्पाद बन गए तो वो समय क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। तो T 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू T 50%, ये रिलेशन अपने को प्रूव करना है। तो क्या अपन ये रिलेशन प्रूव कर सकते हैं? तो उसी के लिए अपन आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सुनते जाना ध्यान से। तो मैंने देखो T क्या ले लिया मैंने, 99. T को ऊपर लेके जा रहा हूँ, K को नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इधर उधर करना आना चाहिए अपने को, ठीक है। फॉर्मूले को इधर उधर करना आना चाहिए। कुछ लोग बातें इधर उधर करते हैं, अपन तो फिर भी फॉर्मूला इधर उधर कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इधर T को मैं ऊपर लेके गया तो T इज इक्वल टू, T क्या है, T 99.9%, मतलब वो समय जब मेरी 99.9% प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन नीचे K आ गया log A। अब देखो मान लेते हैं अपन, शुरू में मेरा अभिकारक था 100%। अरे मान भी क्या लेते हैं, शुरू में अभिकारक ही था, जो उत्पाद तो कुछ था ही नहीं, तो शुरू में मेरे पास अभिकारक था 100%, ठीक है। A तो A की वैल्यू 100 रखी, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी 100 रख दिया। अब कितनी परसेंट पूर्ण हो गई, कितना परसेंट अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो गया? तो अपन कह रहे हैं 99.9% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 99.9। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, या तो देखो इस पूरे को अपन बार बार लिखते चले, या अपन क्या कर सकते हैं, देखो सुनना, यहां से एक बात सुनना ध्यान से, यहां से एक बात सुननी है आप लोगों को ध्यान से। मैं कैलकुलेशन पार्ट इधर कर रहा हूं, देखो log 100, ठीक है। अब बताओ 100 में से 99.9 गया, क्या बचा? 100 में से 99.9 जाएगा, क्या बचेगा? 0.1। क्या बचेगा? 0.1। देख लो ना, 10 माइनस 9 तो 1 हो गया, और ये 9 तो 0 हो गया, ठीक है, 0.1। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या, देखो पॉइंट उड़ाया तो ऊपर 100 पहले से था, अब क्या बन गया 1000, क्योंकि एक और 0 चला गया। log 1000 को क्या मैं log 10 to the power 1000 को 10 to the power 3 लिख सकता हूँ? अरे 10 की का 3000 होते हैं, ठीक है। और log 10 की का 3 को क्या मैं 3 log 10 लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हो। log 10 की वैल्यू आप लोग जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 3। किसको सॉल्व करने पे? log 100 अपॉन 0.1 को सॉल्व करने पे अपनी वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है, ठीक है। ये काम अपन कर सकते हैं। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे log 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 अपने पास वैल्यू 3 आ रही है। तो देखो मैंने क्या किया, T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने करा T 99.9%। अब देखो संबंध बताना किसमें। देखो एक बात हमेशा याद रखो, जब भी अपने को रिलेशन फाइंड करना हो, जब भी अपने को संबंध पता करना हो, संबंध अपन दो लोगों के बीच पता करेंगे। और यहाँ पे दो लोग कौन है? एक है T 99 और एक है T 50। एक T 99.9% और एक है T 50%। तो 99.9 वाले की बात मैंने यहाँ पे लिख दी है ना। इसका मैंने जो भी अपने पास वैल्यू निकल के आ रही है यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। देखो सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ अभी, पूरा उसका रीजन भी तुमको बताऊंगा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ T 50%। अब मैंने आप लोगों को T 50 के T हाफ के फॉर्मूले भी बताए थे। यहाँ देख लो, T हाफ का एक फॉर्मूला जो कि आपको आना चाहिए 0.693 अपॉन K। एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। रेट कांस्टेंट दे रखा हो, डिवाइड करो, T हाफ निकाल लो। एक और फॉर्मूला जो मैंने कहा था, ये T 0.693 आया कैसे? तो मैंने कहा जब मैंने 2.303 को किससे मल्टीप्लाई किया? 0.3010 से मल्टीप्लाई किया, तब आया था मेरा ये 0.693। और ये 0.3010 क्या होता है? तो मेरे बच्चों को अच्छे से पता है कि सर ये 0.3010 पता है क्या होता है? ये होता है सर log 2। आप लोगों ने मेरे को बता रखा है। अरे मैंने बताया ना तुम लोगों को कि 0.3010 किसकी वैल्यू होती है? log 2 की। तो ये तीनों फॉर्मूले किसके हैं? प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्धायु काल के हैं। इनको ब्रैकेट में डब्बे में बांध के रख दो एकदम अच्छे से और अपने दिमाग में फिट कर लो। 0.693 अपॉन के 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010 अपॉन के 2.303 इंटू log 2 अपॉन के। तो मैं ये वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्स गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा गेम खेल रहा हूँ? अप्रोक्स गेम खेल रहा हूँ। 2.303 इंटू, अब इसको 0.3010 को 0.3 लिख रहा हूँ, ठीक है। अप्रोक्स आंसर निकाल रहे हैं, अपॉन नीचे के है। अब इन दोनों को कर रहा हूँ डिवाइड। सुनना ध्यान से, इन दोनों को कर रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि मेरे को इन दोनों के बीच संबंध पता करना था। तो दोनों को एक साथ लेके आ गया मैं, ठीक है। 2.303 से 2.303 कैंसिल, के से के कैंसिल। अब देखो T
99.9% अपॉन टी 50%, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है 0.3, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर आएगा 30 और 33 से कितने बार में 10 टाइम्स, तो टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू टी 50%। क्या मैंने प्रूव कर दिया कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगने वाला समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है? तो कि हाँ सर, ये अपन ने प्रूव कर दिया, जो कि अभी अपन ने ऊपर लिखा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना। वैसे तो डाउट होना नहीं चाहिए, जितना आसान कैलकुलेशन किया जा सकता था उतना आसान कैलकुलेशन मैंने किया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा वैसे तो। अगर फिर भी डाउट होता है मेरे को कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मेरे को चाहे 2 या 3 या 4 कितने भी तरीके अपनाने पड़े, पर आप लोगों के दिमाग में बात घुसनी चाहिए। कंडीशन सिर्फ एक ही है, आप अगर समझने के लिए तैयार हो तो मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, बाकी कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से समझोगे। देखो, अगर आपने आपके मन में विचार बना लिया है कि मेरे को केमिस्ट्री सीखनी है, तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती केमिस्ट्री सीखने से। बस एक बार अपने को अपने मन में ये क्लियर कर लेना है कि हाँ, हमको केमिस्ट्री क्लियर करनी है। ठीक है, और बहुत आसान और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। कंडीशन सिर्फ एक ही है, बेसिक से पढ़ते चलो, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करो, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाओ। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो देखो, अब इसमें भी मैंने एक बार ये वाला सॉल्यूशन भी देख लेना, इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया है। ये भी वैसे देखो आंसर तो सेम ही आ रहा है, टी 99.9 इक्वल टू 10 इंटू टी हाफ, पर इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से काम है। हो सकता है ये वाली कैलकुलेशन कुछ बच्चों को टफ लगे और ये कैलकुलेशन आसान लगे, तो आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभिक्रिया की अणु संख्यकता की परिभाषा लिखी है। तो अणु संख्यकता क्या है? देखो पहली चीज, अणु संख्यकता क्या है? अणु संख्यकता मुख्यतः एक पदीय अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है। ठीक है, एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या, परिभाषा ध्यान से सुनना, एक पदीय अभिक्रिया में सिंगल स्टेप रिएक्शन में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है, वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? अणुकता कहलाती है। ठीक है, जितने अभिकारक आपस में प्रभावी टक्कर कर रहे हैं वो उसकी अणुकता कहलाएगी। क्रियाकारक अणु जो कि प्रभावी टक्कर कर रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर ये प्रभावी टक्कर क्या होती है? तो मैं कहूंगा वो टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, वह टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण होता है वह प्रभावी टक्कर कहलाती है, और वह टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण नहीं होता अप्रभावी टक्कर कहलाती है। ठीक है, जरूरी नहीं हर टक्कर से उत्पाद बने। ठीक है, जरूरी नहीं है हर टक्कर से उत्पाद बने, पर वो टक्कर जिससे उत्पाद बनता है वो प्रभावी टक्कर कहलाती है। ठीक है, परिभाषा सुनना ध्यान से। अभिक्रिया की अणुसंख्यकता अणुकता जिसको केवल बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। पहले पढ़ने पड़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपन पढ़ रहे हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सैद्धांतिक मान क्या है? सैद्धांतिक मान है, सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल, अपन क्लासरूम में बैठ के अणुकता निकाल सकते हैं अभिकारकों की संख्या गिन के एक पदीय अभिक्रिया के लिए। ठीक है, आगे अणुकता मुख्यतः एक पदीय अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है, बोल ही दिया मैंने। आगे एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। वो की वो डेफिनेशन जो अभी मैंने आपको बोली, अच्छे से उसको दिमाग में बैठा लेना। आगे एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे जो अपन करने वाले हैं, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 2 गुना होता है। log 2 की वैल्यू 0.3010 दे रखी है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इन्होंने एक रिलेशन दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसको 75% पूर्ण होने में, T 75%, 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का लगभग 2 गुना होता है, 2 इंटू T 50। पहली बात तो देखो ये चीज आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए, ये चीज आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए। देखो इसको कैसे पढ़ेंगे सुनना। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का कितना होता है? 2 गुना। जैसे मान लो अर्धायु काल 25 है तो T 75 कितना हो जाएगा? 50। 25 का 2 गुना 50। इसमें 2 मिनट लग रहे हैं तो ये इसे कितने मिनट में होगी? 4 मिनट में 2 गुना इसका। इसका मतलब है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 2 गुना होता है। इसका 2 गुना कितना हो गया? अब ये 2 है तो इसका 2 गुना कितना हो गया? 4। ठीक है, ये इसको अपन ऐसे रीड करेंगे। अब वापस से देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो मेरे को एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है, K = 2.303 अपॉन T log A/A-x। वापस से वही वाली बात, A प्रारंभिक सांद्रता, x वियोजित मात्रा या वो मात्रा जो कि अभिकारक से टूट के क्या बना रही है? उत्पाद बना रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को 75% में गेम खेलना है तो यहाँ पे मैंने देखो T को ऊपर ले गया, T को कहाँ ले गया? T को ऊपर ले गया तो ये बन गया T 75%। तो T 75% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K
लॉग एक ही जगह मैंने रखा 100, शुरू में अभिकारक था, उत्पाद कुछ भी नहीं था। 100 माइनस एक्स, कितने परसेंट अभिकारक खत्म हो गया, 75% अभिक्रिया पूर्ण हो गई, मतलब 75% अभिकारक इसमें प्रवृत्त हो गया उत्पाद में। तो 100/100 माइनस 75, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो फिर से यही वाली बात, ये जो चीज है ना log 100/100 माइनस 75, इसको बगल में सॉल्व कर लिया करो कहीं पे, इसको बगल में कहीं सॉल्व कर लिया करो। तो log 100/100 माइनस 75, ठीक है। अब log 100 माइनस 75 कितना हो गया, 25। अरे 100 में से 75 गए, क्या बचा 25। 100/25 कितने हो गए, 4। log 4 को क्या मैं लिख सकता हूँ, log 2 to the power 2, log 2 to the power 2, और log 2 to the power 2 को अपन लिख सकते हैं 2 log 2। वापिस से सुनो, log 100/100 माइनस 75, 100 में से 75 गए, कितना बचा 25। 100/25 तो बचे 4। अरे 125 4 बार में गया खत्म, तो यहाँ पे 4 बचे, 4 को मैंने लिखा 2 की घात 2, और मेरे को पता है कि जो पावर होती है वो कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो बन गया 2 log 2। इसको 2 log 2 ही रहने दो, ठीक है। क्यों रहने दो, वो भी अभी थोड़ी देर में आप लोगों को समझ आएगा। तो t 75% इज इक्वल टू 2.303/k। इस पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है अपना 2 × log 2, ठीक है। 2 × log 2, ये अपन ने निकाल लिया t 75%। क्या निकाल लिया, t 75। अब फिर से देखो t50 का एक फॉर्मूला जो कि अपने को आना चाहिए 2.303 × log 2/k। उसको यहाँ पे लिखा हूँ, ध्यान देना, t50%, t अर्धविकल्प का एक फॉर्मूला 2.303 × log 2/k। कि सर ये क्या लिखा आपने, तो देखो दोनों को कंपेयर कर दो। जिन दो लोगों के बीच मेरे को संबंध बताना था, एक t75 और एक t50, उन दोनों लोगों को मैं लेके आ चुका हूँ और एक दूसरे के नीचे रख दिया है, ऊपर नीचे। t75 ऊपर, t50 नीचे। 2.303 से 2.303 कैंसिल, k से k कैंसिल, log 2 से log 2 कैंसिल, ऊपर क्या बचा, देखो इधर है t75, नीचे है t50, t 75%, t 50%, ऊपर है 2, नीचे है 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, t 75%, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × t 50%। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुगाल का 2 गुना होता है। वापस से देख लो एक बार इसको, अगर कोई डाउट हो तो बताओ मेरे को कमेंट में, और नहीं हो तो चलें अपन आगे। घर पे बैठे बैठे यस सर बोल दिया करो, कुर्सी पे बैठे बैठे, जहाँ पे भी आप लोग मेरे को देख रहे हो, जिस भी जगह घर पे बैठ के ऐसे फील लो जैसे कि वैभव सर आप लोगों के सामने ही है, रियल में सामने है, वैसे स्क्रीन पे सामने हूँ मैं, है ना। पुरानी बातें, पुरानी यादें आती है याद। चलो कोई नहीं, अंत ही आरंभ है, सुना है अभी, अंत ही आरंभ है। चलो ठीक है, चलें आगे। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों के, ठीक है। आसान बात है, देखो बहुत आसान न्यूमेरिकल था। आगे चलते हैं, देखो सुनना ध्यान से। अब इन्होंने भी यही बात की, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसको भी एक बार आप देख सकते हो, वीडियो को पॉज करो, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया, आप लोगों को समझ आ जाएगा यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है। वीडियो कितनी देर की हो गई वैसे अपनी, वीडियो हो चुकी है अपने 23 मिनट्स। अच्छा, कम से कम 45-50 मिनट की तो बनाए। चलो देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ना जल्दी से एक बार। क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं, ठीक है। 20% वियोजित होने में 40 मिनट लगता है, अर्धविकल्प की गणना कीजिए। log 10 की वैल्यू 1, log 2 की 0.30, पता ही है वैसे भी अपने को। हाँ, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया देखो, सुनना ध्यान से, k इज इक्वल टू, चलो पहले इसको अपन, हाँ क्वेश्चन देखो, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 20% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। 20% वियोजन मतलब x कितना दे रखा है, x दे रखा है अपने को 20%, ठीक है। और टाइम कितना लगता है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में टाइम लग रहा है 40 मिनट, तो मैंने लिख दिया 40 मिनट, ठीक है। अर्धविकल्प की गणना कीजिए, अपने को टी हाफ बताना। अब देखो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए यहाँ पे, क्या चलना चाहिए, सुनना ध्यान से। हाँ, तो देखो अपना दिमाग चलना चाहिए। टी हाफ का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है टी हाफ का फॉर्मूला, 2.303 इनटू log 2/k। कि सर ये वाला फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो आप, अभी बताऊंगा आप लोगों को, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। अरे तीनों लिख सकते हैं ना, 2.303 इंटू log 2/k लिखो, चाहे log 2 की जगह 0.3010 लिखो, बात एक ही है। और 0.3010 को 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा 0.693, तब भी बात वही है।
तो तीनों लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो 2.303 इंटू log 2 अपन के लिख दिया अपन ने। अब मेरे को बताओ क्या k की वैल्यू क्या पूछ रहे हैं, अर्धयुगाल पूछ रहे हैं, पर क्या मेरे को k की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, तो k की वैल्यू मेरे को क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो और k की वैल्यू अपन जानते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। ये बार बार फॉर्मूले आप लोगों के लिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को फॉर्मूले याद हो जाए, ठीक है। मेरे को मजा नहीं आ रहा इतना काम करने में फालतू का, तो जल्दी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले याद कर लो, बार बार नहीं लिखूंगा फिर आगे आने वाले टाइम में। तो k इज इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है, टाइम अपना 40 मिनट, तो यहां मैंने लिख दिए 40 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब a कितना है, a 100, a क्या हो गया अपना 100, और इधर 100 माइनस x कितना है 20% वियोजन, मतलब 20 100 माइनस 20। अब देखो इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 20 को सॉल्व कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। लॉग 100 माइनस 20 क्या बचा, 80 बचा, 0 से 0 कैंसिल। लॉग 10/8 को क्या मैं लॉग 10 माइनस लॉग 8 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, अरे अपॉन में है तो माइनस लिख सकते हैं। log 10 माइनस log 8 को log 10/8 लिख सकते हैं, log 10/8 को log 10 माइनस log 8 लिख सकते हैं। log 10 को log 10 ही लिखा, 8 को क्या मैं 2 to the power 3 लिख सकता हूँ, यहां से लिख सकते हो। 8 को मैं लिख सकता हूँ ना, 2 की घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। log 10 की वैल्यू मैंने लिखी 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। log 2 की पावर 3, तो 3 आगे आ गया, 3 इंटू log 2। अब यहां पे देखो एप्रोक्स गेम खेल रहे हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, 1 माइनस 3, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, पर मैं 0.3 रख रहा हूं, ठीक है। इतने जोड़वा की गुणा भाग नहीं करने आता है वो आप लोगों को, ठीक है। तो 3 इंटू 0.3 क्या बचा 0.9, अरे 3 3 9, 0.9, 1 में से 0.9 गया, क्या बचा 1 माइनस 0.9, तो अपना बचा 0.1, क्या बच गया अपना 0.1, ठीक है। यहाँ ये वाला गेम समझ आना चाहिए आपको, क्या बचा 0.1। इस पूरे को सॉल्व करने पे आ रहा है 0.1। तो देखो यहां से मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, इधर ये वाला पार्ट उधर है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 40 इंटू 0.1, ये काम मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करने पे 0.1 आ रहा है। अब इस k की वैल्यू को क्या मैं यहाँ पुट कर दूं, किसमें, टी हाफ के फॉर्मूले में, तो k की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू log 2, log 2 की वैल्यू क्या है, log 2 की वैल्यू 0.3 ले लेते, अरे 0.30 को 3 ले लूं, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, यहां पे मैंने 0.3 ली, यहां पे भी 0.3 ले लेता हूं, ठीक है। और k की वैल्यू क्या आ रही है 2.303 इंटू 0.1, ये अपॉन में 40 तो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 2.303 से 2.303 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 120, ठीक है। अरे 40 इंटू 3 120, और यहाँ पे देखो टाइम किस में था अपना 40 क्या थे मिनट, तो अपने पास यहाँ पे टी हाफ किस में आएगा 120 मिनट में। अब एक और बात जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं, ये मैंने अप्रोक्स गेम खेला है, टी हाफ लगभग कितना आएगा 120 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो अपन ने सॉल्व किया है, सुनो ध्यान से वापस से ये वाली बात, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एओ अपॉन ए, वही बात है। एओ अपना स्मॉल ए बोलो चाहे एओ बोलो, बात है कि इसको आप सीओ भी बोल सकते हो, मैंने पहले भी बोला था, एओ बोलो सीओ बोलो ए स्मॉल ए बोलो, तीनों एक ही बात है, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता, उसके बाद में कैपिटल ए लिखो सिर्फ, ठीक है, ए माइनस एक्स लिखो, सी टी लिखो या ए टी लिखो, ये भी एक ही बात है, क्योंकि ये बताते हैं T1 समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। तो 100/100 माइनस 20 जो अपन ने यहाँ किया वही यहाँ पे 100 में से 20 का क्या बचा 80, पॉइंट से पॉइंट उड़ाया, क्या बचा 10/8, 10/8 को मैंने log 10 माइनस log 8 को अपन लिख सकते हैं log 2 to the power 3, इस log 2 to the power 3 में 3 को उठा के लेके आए 3 log 2। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो log 2 की वैल्यू 0.3010 पूरी रखी है मैंने, जबकि यहाँ पे मैंने क्या लिया ओनली 0.3। तो यहाँ पे अपन अप्रोक्स गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे अपन एग्जैक्ट गेम खेल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 0.3010 को 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस किया तो बचा अपना 0.097। इसको अब ये देखो 2.303 में 40 को डिवाइड किया तो 0.575, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 5.55 इंटू 10 टू द पावर -3। टी आपके फॉर्मूले में 0.693 अपॉन के, यहाँ पे भी अपन ने के की वैल्यू पुट की थी, तो के की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो अपना आंसर देखो 124.8। 124 देखो 124, यहाँ पे मैंने क्या रखा, सिंगल डिजिट तक ही गेम खेला है, ठीक है। तो अगर मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो अपना,
तो दूर दूर वैल्यू होती है तो वहां पे अपन आसानी से जज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये वाली कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, ये वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हो, जिसमें टाइम कम लगेगा इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप दोनों कैलकुलेशन करके आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दोनों एक बार देख लेना, दोनों कैलकुलेशन डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, मैंने यहाँ पे एक डिजिट तक सॉल्व किया, यहाँ पे भी 0.3 रखा और यहाँ पे भी देखो 0.3 रखा मैंने, ठीक है, बाकी और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु की परिभाषा लिखी है। तो अर्धायु वो समय जब आधे अभिकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, या अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, या आधे उत्पाद बन जाते हैं, उस समय को अपन अर्धायु काल कहते हैं, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि अनुसंख्यकता में, अभिक्रिया की कोटि एवं अणुसंख्यकता में कोई दो अंतर लिखी है, और ए से बी अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में 0.5 से घटकर 0.3 एम हो जाती है। औसत वेग की गणना कीजिए। चलो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं। औसत वेग की गणना करनी है, ठीक है। वेग, अब देखो आप लोगों को पता है कि जो वेग है वो क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और ए से बी अभिकारक की सांद्रता, और आप लोगों को पता अभिकारक के लिए अपन क्या लगाते हैं, सांद्रता में परिवर्तन क्या है, माइनस लगाते हैं, सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और सांद्रता में परिवर्तन क्या होगा, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, और ये चेंज इन टाइम कितनी देर में हो रहा है, और माइनस है ही अपने यहाँ पे, ठीक है, ये अपना औसत वेग, औसत वेग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अभिकारक की सांद्रता 20 मिनट में, ये सारा खेल कितनी देर में हो रहा है, तो डेल्टा टी, अपना ये सारा गेम कितनी देर में हो रहा है, तो टाइम की बात करूं तो 20 मिनट में सारा गेम हो रहा है, ठीक है। सांद्रता 0.5 से घटके, इनिशियल थी 0.5, इनिशियल थी 0.5 घटके फाइनल कितनी रह गई, वो 0.3 रह गई, 0.5 से घटकर 0.3 रह गई, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस पहले C2 अपने अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम 0.3 प्रारंभिक 0.5, ठीक है, कितनी देर में, डेल्टा टी चेंज टाइम 20 मिनट में, ठीक है। माइनस 0.3 माइनस 0.5 तो माइनस 0.2, एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, नीचे 20, पॉइंट हटाएंगे तो 2/200, मतलब 1/100, ठीक है। 1/, क्या आ गया, 100, 1/100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 0.01 भी लिख सकते हैं, 10⁻⁻2 भी लिख दो, 10⁻⁻2, तो ये अपना आ गया औसत वेग, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आ गई 10⁻⁻2। अब ये इसकी देखो यूनिट क्या लिखेंगे, वेलोसिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और ये 20 किस में था, मिनट में था, तो मोल पर लीटर पर मिनट। अरे सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो अब क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी चेंज इन टाइम मिनट में था, तो मैंने कहा मोल पर लीटर पर मिनट, और इसी को अगर सेकंड में चेंज करना हो तो 10⁻⁻2 में 60 को डिवाइड कर दो, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लेना एक बार। आगे देखो अर्धायु की, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अर्धायु काल। अभिक्रिया में अभिकारक के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित करने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक के आधे भाग को उत्पाद में परिवर्तित करने में जितना समय लगता है उसे उस अभिक्रिया का अर्धायु काल कहते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ अपने लिखी है कोटि, एक तरफ लिखी है अपने अणुसंख्यकता। कोटि कैसी हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक संख्या हो सकती है, अणुसंख्यकता सदैव पूर्ण संख्या होती है। कोटि और अणुसंख्या में अंतर इंपॉर्टेंट है। कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, अणुसंख्यकता सदैव पूर्ण संख्या होती है, मतलब 1 2 3 ऐसे। ये शून्य हो सकती है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कोटि शून्य हो सकती है, अणुसंख्यकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती। कोटि एक प्रकार का प्रायोगिक मान है, अणुसंख्यकता एक प्रकार का सैद्धांतिक मान है। कोटि हम प्रयोगों द्वारा निकालते हैं और अणुसंख्यकता को ये अभिकारकों की संख्या गिनकर निकाली जाती है। अभिकारकों की संख्या गिनकर निकाली जाती है। आगे अभिक्रिया के वेग नियम में, अब कोटि की परिभाषा, अभिक्रिया के वेग नियम में सांद्रता के पदों में घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। वही वाली परिभाषा किसी अपने जो वेग नियम है, ठीक है, रेट लो दर नियम, वेग नियम, रेट लो में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। ठीक है, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या है। ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की वह संख्या जो कि कौन सी टक्कर करते हैं, सक्रिय टक्कर करते हैं, उनको जब अपन गिनते हैं तो क्या निकाल सकते हैं अपन, अणुसंख्यकता या अणुकता निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है, अभिक्रिया की अणुकता।
अणुसंख्यकता या मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। ठीक है, ए से बी औसत वेग वही अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता, और क्योंकि अपने अभिकारक के लिए निकाल रहे हैं तो साइन क्या लेंगे माइनस, और उत्पाद के लिए निकालेंगे तो प्लस। ठीक है, 0.3 0.5 0.2 वही अभी जो सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस 0.2 0.20 2/200 1/100 10 टू द 10 टू द पावर 2 ऊपर जाके क्या बन गया 10 टू द पावर -2 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, सेकंड में चाहिए तो 60 से क्या कर दो डिवाइड कर दो, बहुत आसान बात है। आगे प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा लिखी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी घात कितनी होगी, 1 होगी, उसको अपन क्या बोल देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिक्रिया वेग और विशिष्ट अभिक्रिया वेग में विभेद कीजिए। तो देखो ध्यान से सुनना एक बात, जैसे मैं लिख रहा हूँ रेट लो, है ना, क्या लिख रहा हूँ रेट लो, जिसको कि अपन बोलते हैं दर नियम या वेग नियम। तो रेट लो इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के, ये अपना ए अभिकारक है। अब अभिकारक की घात मैंने क्या लगा दी 0, क्या लगा दी 0। अगर किसी की भी घात 0 लगाऊंगा तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे 1 आने वाला है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब मेरे अभिकारकों की सांद्रता अपन क्या कर दे, देखो इसको अपन 2 तरीके से बोल सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी देख लो एक और तरीका। अगर मान लो मैं अभिकारक की सांद्रता कितनी कर देता हूं, अभिकारक की सांद्रता कितनी कर दूं 1 मोल पर लीटर कर दूं, सांद्रता मोल पर लीटर में मेजर करते हैं, तो मैंने एक ही सांद्रता क्या कर दी 1 मोल पर लीटर। तो बताओ अभी भी आंसर अपना कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो अब रेट और रेट कांस्टेंट क्या है सेम है, तो जब रेट और रेट कांस्टेंट सेम होते हैं उसी को अपन क्या बोल देते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, जब सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए। ठीक है, अभी उसको समझाऊंगा मैं, पर सुन लो पहले। जब सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो मेरा जो वेग होता है वो वेग नियतांक के बराबर होता है, इसे ही हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। अर्थात विशिष्ट अभिक्रिया वेग वेग नियतांक के बराबर होता है, या ऐसे समझ लो जब अभिक्रिया का वेग और वेग नियतांक आपस में बराबर हो तो उसे अपन क्या बोल देते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्पेसिफिक रेट, विशिष्ट अभिक्रिया वेग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन है प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन। अब देखो इस क्वेश्चन को भी ऐसे समझो, प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन, NH3 का अपन अपघटन करवा रहे हैं और NH3 अपघटित होकर क्या देती है, NH3 अपघटित होकर देती है N2 और H2। बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन 3 है, देखो इसको बैलेंस करेंगे तो 2NH3 गिव्स N2 + 3H2। नाइट्रोजन 2 था, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 हो गए तो 3 लगाया, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 या 2NH3 टूट रहा है N2 + 3H2 में। ठीक है, तो प्लेटिनम सतह पे, और ये सारा गेम किस पे हो रहा है प्लेटिनम पे, प्लेटिनम आ रहा है देख लो यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। एक सवाल जो कि आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोगों को उसका आंसर कमेंट में लिखना है। डी ब्लॉक के तत्व है ना, डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक की तरह अपन उनको काम में लेते हैं, उत्प्रेरक देखने को मिलते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है समझाइए। डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों समझाइए। यहाँ पे भी देख लो कि जब अपन अमोनिया का विघटन कर रहे हैं जो कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, NH3 का अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया, यह भी बात दिमाग में रखना। NH3 का अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया है, N2O5 का अपघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। सारी बातें दिमाग में रखनी है, आप लोगों को ध्यान रखना। तो प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, N2 में H2 उत्पादन की दर क्या होगी जब वेग स्थिरांक का मान 1.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड हो। अब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। देखो पहली चीज तो 0 कोटि की है, ये 0 कोटि की है तो एक चीज नोटिस करना, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, यहाँ पे अपना अभिकारक NH3 है, इसकी पावर क्या होगी वेग नियम में 0 होगी, इसकी पावर क्या होगी 0, और किसी की भी पावर 0 मतलब 1। इसका मतलब जहाँ यहाँ पे जो मेरा रेट है वही मेरा क्या है रेट कांस्टेंट है, और अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है वेग स्थिरांक का मान दे रखा है, मतलब जो वेग स्थिरांक है वही मेरा वेग है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट किसके इक्वल आ रही है, रेट आ रही है 1.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड के इक्वल, मोल पर लीटर पर सेकंड के इक्वल, ये अपनी रेट है। जो रेट कांस्टेंट है वही मेरा रेट है। अब यहाँ पे एक और चीज जो अपने को नोटिस करनी है, इसके लिए अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसके लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखेंगे 2NH3, NH3 अपने पास अभिकारक है तो मैं इसको लिखूंगा -1/2 DNH3 अपॉन dt। ठीक है, -1/2 DNH3 अपॉन dt, N2 को लिखूंगा प्लस dN2/dt, फिर इक्वल का साइन लगाऊंगा, इस H2 को लिखूंगा प्लस 1/3 dH2/dt। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जब अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, N2 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो अपन ने कुछ भी नहीं लिखा, 1 है, 1 को लिखना कंपल्सरी नहीं है। 3 को क्या लिख दिया 1/3, 2 को क्या लिख दिया 1/2, अभिकारक है तो माइनस साइन लगाया, उत्पाद है तो प्लस साइन लगाया, और अपन ने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये अपन ने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन।
अब इसको एक पढ़ने का तरीका है वो जो समझा देता हूँ, सुनना ध्यान से। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बोलूंगा मैं कि देखो यहाँ पे ये -1/2 dNH3/dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, प्लस dN2/dt भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, प्लस 1/3 dH2/dt भी, ये भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, तभी तो देखो इक्वल का साइन आ रहा है। ये तीनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। इसका मतलब इससे मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, चाहे इससे निकालो, चाहे इससे निकालो, वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अभिकारक समय के साथ खत्म होते हैं, उत्पाद समय के साथ बनते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा NH3 के तो विलुप्त होने की दर या खत्म होने की दर, और N2 और H2 के निर्माण की दर। ठीक है, अब N2 के निर्माण की दर को अपन क्या बोलेंगे, N2 के निर्माण की दर को बोलेंगे प्लस dN2/dt। प्लस dN2/dt क्या है, N2 के निर्माण की दर। अब सुनना, प्लस dH2/dt क्या है, क्या बोला मैंने, प्लस dH2/dt क्या है, H2 के निर्माण की दर, और प्लस 1/3 dH2/dt क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ आ रही है बात। अब यहां पे देखो माइनस dNH3/dt ये क्या है, माइनस dNH3/dt यह है अमोनिया के विलुप्त होने की दर, NH3 के विलुप्त होने की दर, और -1/2 dNH3/dt क्या है, -1/2 dNH3/dt क्या है, यह है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर इसका मतलब प्लस dN2/dt, प्लस dN2/dt N2 के निर्माण की दर भी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी है। मैं कहूंगा हाँ। अब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 × 10⁻⁻⁴, 1.5 × 10⁻⁻⁴। और अपने को क्या पूछा है, यहाँ पे दो चीजें पूछी है, N2 एवं H2 के उत्पादन की दर, N2 के उत्पादन की दर, तो N2 के उत्पादन की दर तो यही हो जाएगी, ये क्या है, N2 के उत्पादन की दर मतलब वही निर्माण की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, प्लस dN2/dt। ठीक है, तो ये तो हो गई N2 के उत्पादन की दर। अब अगर अपन बात करें और क्या निकालना अपने को, और निकालना अपने को हाइड्रोजन के उत्पादन की दर। तो हाइड्रोजन के उत्पादन की दर निकालने के लिए इस C को मैं रेट ऑफ रिएक्शन के उधर भेजूंगा, और रेट ऑफ रिएक्शन मेरी क्या है 1.5 × 10⁻⁻⁴। तो ये 1.5 × 10⁻⁻⁴ 3 से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगी मेरी dH2/dt मतलब हाइड्रोजन के निर्माण की दर। तो 1.5 को 3 से करूंगा तो ये कितना आ गया 4.5 × 10⁻⁴। ठीक है, 4.5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अब देखो इसकी वैल्यू क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी मोल पर लीटर पर सेकंड और यहाँ पे भी मोल पर लीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी 4.5 × 10⁻⁴। तो पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात, अभिक्रिया के वेग नियम में जो अभिकारक होता है, अभिकारक की जो सांद्रता की जो घात होती है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और यही लिखा है इन्होंने, वह अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के मतलब उसकी घात 1 हो गई, प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अमोनियम नाइट्राइड के जलीय विलयन का विघटन, ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको तोड़ोगे NH4NO2 को तो किसमें टूटेगा, NH4 प्लस NO2 माइनस। NH4 प्लस क्या है, अमोनियम, और NO2 माइनस क्या है, NO2 माइनस है नाइट्राइट, है ना। तो अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 को जब हम हीट करते हैं तो ये किसमें ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है नाइट्रोजन में और 2 वाटर में। इसमें कितने कंपोनेंट, 2, NH4 प्लस और NO2 माइनस, तो नाम बन गया अमोनियम नाइट्राइट। इसको जब अपन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं किसमें टूटता है, नाइट्रोजन में और वाटर के अंदर। आगे अभिक्रिया वेग, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इकाई समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं, इकाई समय में। ठीक है, इकाई समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में आए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बेटा परिवर्तन में लगा समय, और अभिकारक है तो आगे माइनस साइन लेना है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, अभिक्रिया वेग में प्लस माइनस 200 दोनों आ रहे हैं। प्लस बता रहा है जब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लेंगे तो प्लस, और जब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन लेंगे तो माइनस, और ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया वेग प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो इकाई समय में किसी अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। इसका मात्रक मोल पर लीटर पर सेकंड या पर मिनट बोल लो। ठीक है, अगर मिनट में है टाइम तो मिनट इनवर्स आ जाएगा, सेकंड में टाइम है तो सेकंड इनवर्स आ जाएगा। मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकंड। अभिक्रिया वेग प्लस माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, प्लस किसके लिए, उत्पाद के लिए, माइनस किसके लिए, अभिकारक के लिए। आगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग जिसको कि अपन बोलते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन।
स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। यदि सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए, यदि सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता, क्या बोला मैंने, यदि सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है, उसे ही अपन विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। इसको मैंने समझाया भी था आप लोगों को। मैंने कहा था कि जैसे मान लो अपन ने जितने भी अभिकारक है सबकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी, 1 मोल पर लीटर कर दी, तो जो मेरा वेग नियतांक है वही मेरा अभिक्रिया वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो वो कंडीशन जब मेरा रेट कांस्टेंट मतलब वेग नियतांक अभिक्रिया वेग के बराबर आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन के, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। स्पेसिफिक कंडीशन हो गई ना। अरे यहाँ पे विशिष्ट वर्ड किसको बता रहा है, विशिष्ट वर्ड बता रहा है यहाँ पे कि अपन ने स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट कर दी। स्पेसिफिक कंडीशन कौन सी क्रिएट कर दी, मैंने सभी क्रियाकारकों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन कर दी। अथवा किसी अभिक्रिया का वेग जब सभी क्रियाकारकों की सांद्रता इकाई होती है, उसे अपन विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। उसे अपन क्या बोल देते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, देखो, स्मॉल ए कैपिटल है, स्मॉल बी कैपिटल है, स्मॉल सी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये है रस समीकरण मितीय गुणांक। ये क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। तो बच्चों जैसा कि अपन थे कि अपने यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ये तो है रस समीकरण मितीय गुणांक। ये क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। और कैपिटल है कैपिटल बी कैपिटल सी, ये है अपने अभिकारक जो क्रिया करके क्या बना रहे, उत्पाद बना रहे हैं। अपने वेग नियम लिखा, ठीक है, वेग नियम लिखा तो के अपना रेट कांस्टेंट, वेग बराबर रेट कांस्टेंट के, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, जिसमें ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता की घात स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी रखा है। अब अपन ने क्या करा, स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट की। क्या कंडीशन क्रिएट की, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता और सी की सांद्रता, तीनों जो अपने अभिकारक है, मतलब अपन ने सभी क्रियाकारकों की सांद्रता क्या कर दी, 1 कैपिटल एम, 1 कैपिटल एम का मतलब है 1 मोल पर लीटर कर दी मैंने, 1 मोल प्रति लीटर कर दी। उससे क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे जब 1 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। इसका मतलब जो मेरा वेग है वही मेरा क्या है, जो मेरा रेट है वही मेरा रेट कांस्टेंट है, मतलब मेरा जो वेग है वो रेट कांस्टेंट के बराबर है। इसी कंडीशन को अपन बोल देते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन अभी अपन कर रहे थे, कौन सा वाला, सी वाला, जो अभी अपन ने उधर ट्राई किया, प्लेटिनम सतह पर NH3 का अपघटन 0 कोटि की अभिक्रिया है, उसको सॉल्व करने ध्यान से देखना, वही वाले आंसर आ रहे हैं अपने। 2NH3, ठीक है, अमोनिया का अपघटन प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में N2+3H2 में। तो देखो जब भी अपने को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, क्या करना है, अभिकारक के आगे माइनस लगा देंगे, उत्पाद के आगे प्लस लगा देंगे, और अभिकारक का जो आगे का रस समीकरण मितीय गुणांक है उसको अपॉन में लिख देना। 2 बन गया 1/2, N2 के आगे 1 था तो 1 ही होता है, और ये 3 1/3 हो गया, ठीक है। उत्पाद के आगे प्लस साइन, अभिकारक के आगे माइनस साइन, तो -1/2 dNH3/dt प्लस dN2/dt प्लस 1/3 dH2/dt, ठीक है। अब अपना रेट ऑफ रिएक्शन, अब जो बच्चे कंफ्यूज होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन सर आपने 1.5 × 10⁻⁴ क्यों लिखा, तो क्योंकि अपने 0 कोटि की अभिक्रिया है, तो ये पूरी चीज क्या बन गई, 1 बन गई, तो जो मेरा रेट कांस्टेंट है वही मेरी रेट है, तो यहाँ पे अपने को रेट कांस्टेंट और रेट सेम आएगा, तो 1.5 × 10⁻⁴, ये क्या है, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। 1.5 × 10⁻⁴ -1/2 dNH3/dt के इक्वल है, प्लस dN2/dt के भी इक्वल है, और प्लस 1/3 dH2/dt के भी इक्वल है, ठीक है। इस माइनस dNH3/dt को अपन बोलेंगे NH3 के विलुप्त होने की दर, प्लस dN2/dt को बोलेंगे N2 के निर्माण की दर, और प्लस dH2/dt को बोलेंगे, वापिस से सुन लेना, प्लस dH2/dt को बोलेंगे H2 के निर्माण की दर, और प्लस 1/3 dH2/dt को बोलेंगे वे ROR, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया वेग, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना था, N2 के बनने की दर या निर्माण की दर, तो N2 के निर्माण की दर क्या हो गई, 1.5 × 10⁻⁴ ही हो गई, जो कि अभी अपने यहाँ पे निकाली भी थी। N2 के उत्पादन की दर 1.5 × 10⁻⁴, ठीक है। dH2/dt, देखो प्लस dH2/dt को बोलेंगे हाइड्रोजन के निर्माण की दर, प्लस dN2/dt को बोलेंगे नाइट्रोजन के निर्माण की दर या बनने की दर, तो प्लस dH2/dt निकालना है अपने को। जब प्लस dH2/dt निकालना तो इस 3 को 1.5 × 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.5 से 3 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 4.5 का निकाला था, ये रहा 4.5 × 10⁻⁴, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गई, सेकंड ऑर्डर के लिए कितनी बार रिपीट हो गया, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर से, ये किसकी है, देखो मोल पर लीटर पर सेकंड 0 कोटि की, सेकंड इनवर्स किसकी है, प्रथम कोटि की, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स किसकी है, द्वितीय कोटि की, और मोल पर लीटर सांद्रता की गई है। आगे
प्रथम कोटि के लिए log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टी के मध्य आरेख बनाइए। log a अपॉन a माइनस एक्स वर्सेस टी के मध्य आरेख, स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। CH3CHO ये अपना 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, नाम है इसका एसिटाल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम एथेनेल। CH4 गैस और CO गैस में टूट रहा, अभी क्या है तो वेग नियम अपने को दे रखा है, और मैंने कहा वेग नियम कहाँ से आता है, प्रयोगशाला से आता है, लेबोरेटरी से। तो वेग बराबर के CH3CHO एसिटाल्डिहाइड की पावर 3/2। उपरोक्त अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक की कई कोटि तो दिख ही रहा है तुमको, अभिकारक की सांद्रता की घात 3/2, तो वही अपनी कोटि हो गई, है ना। अभिकारक CH3CHO की सांद्रता की घात 3/2, तो वही कोटि हो गई अपने। और वेग स्थिरांक की कई आपको इसके लिए निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला काम मिलेंगे, मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। मोल की पावर 1 माइनस n, तो 1 माइनस 3/2 रख देंगे। लीटर की पावर n माइनस 1 मतलब 3/2 माइनस 1 रख देंगे, और सेकेंड इनवर्स 1 माइनस 3/2 क्या बचेगा, अरे 1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, ठीक है। लीटर की पावर 3/2 माइनस 1 तो प्लस 1/2, और ये सेकेंड इनवर्स माइनस 1/2 प्लस 1/2 सेकेंड इनवर्स, अभी चेक कर लेंगे। हाँ आगे देखो, अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि के लिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। चलो ये ट्राई करते हैं, पहले सुन लो। देखो log a अपॉन a माइनस एक्स लिखा मिले चाहे log r अपॉन r लिखा मिले, बात एक ही है। यहाँ पे r और स्मॉल a दोनों बताएगा प्रारंभिक सांद्रता को, ये r और a माइनस एक्स बताएगा t1 समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता को। t और log a अपॉन a माइनस एक्स के मध्य ग्राफ खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप जो है अपना यहाँ पे स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303 रहने वाली है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के हिसाब से अपन ने बनाया है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, उससे अपने को y बराबर mx प्लस c से ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने डिटेल लेक्चर में बात सिखाई थी, अभी के लिए ध्यान रखना, log a अपॉन a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और स्लोप अपनी k अपॉन 2.303 पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे। देखो CH3CHO इसकी कोटि कितनी हो गई 3/2, कोटि कितनी हो गई 3/2, मैंने कहा ना अभिकारक की सांद्रता की घात 3/2, तो कोटि अपनी हो गई 3/2। ये वाला फॉर्मूला निकालना, देखो वापस से देख लो, रेट जो होती है सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, मोल पर लीटर पर सेकेंड, a की घात n, सांद्रता मोल पर लीटर, n मोल को n से मल्टीप्लाई किया, मोल की पावर n, लीटर की पावर माइनस 1 को n से मल्टीप्लाई किया तो लीटर की पावर माइनस n, के अपने को निकालना था, मोल की पावर n को नीचे भेजा, ऊपर जाके बन गया मोल की पावर 1 माइनस n। ये लीटर की पावर माइनस n नीचे आया, ऊपर जाके बन गया लीटर की पावर प्लस n, और माइनस 1 पहले से था तो लीटर की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला अपने रासायनिक बल गतिकी का पार्ट 1 जो अपन ने पढ़ा है ना, पार्ट 1 पहले वाला लेक्चर, उसमें मैंने ये पूरा फॉर्मूला डेराइव करना आप लोगों को सिखाया है, वहां से भी देख सकते हो। अभी यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन लिख रखी है। तो जो अपना वेग नियतांक है, मोल की पावर 1 माइनस n, ठीक है, लीटर की पावर n माइनस 1, ठीक है, और ये सेकेंड इनवर्स, ठीक है। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3/2, इधर भी n की वैल्यू 3/2, क्योंकि कोटि कितनी है 3/2, तो 1 माइनस 3/2 माइनस हाफ, 3/2 माइनस 1 प्लस हाफ, और सेकेंड इनवर्स। तो ये अपन ने कोटि इसकी वेग नियतांक की इकाई निकाल दी, मोल की पावर माइनस हाफ, लीटर की पावर प्लस हाफ, और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आगे शून्य कोटि अभिक्रिया हेतु अभिकारक, अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया हेतु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता मतलब स्मॉल a कितना दे रखा है 0.02, ठीक है। वेग स्थिरांक मतलब k का मान कितना दे रखा है, k का मान दे रखा है 2 × 10⁻³ और अर्धायु ज्ञात करनी है, टी हाफ ज्ञात करना है अपने को। तो देखो सबसे पहले तो अपने को टी हाफ का फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अपने को शून्य कोटि अभिक्रिया की समाकलित वेग समीकरण आती है x बराबर kT, x बराबर kT, x है वियोजित मात्रा, t है अपना टाइम, k है अपना वेग नियतांक। तो मेरे को देखो k निकालना हो तो क्या कर दूंगा x/t, k = x/t, t x के नीचे चला गया। अब यहाँ से मेरे को t हाफ निकालना है, तो t को ऊपर भेज दिया। अब देखो जब अपन को t की जगह t हाफ करना हो, इसका मतलब x क्या हो जाएगा मेरा a/2, x a/2 होने का मतलब है मेरे आधे अभिकारक क्रिया करके इसमें परिवर्तित होगा उत्पाद में। तो इस फॉर्मूले में x की जगह a/2 और t की जगह t हाफ रखेंगे तो अभिकारक का फॉर्मूला आ जाएगा। t को ऊपर भेज दिया और बना दिया t हाफ, x की जगह रखा a/2 और ये के नीचे आके बन गया k, तो t हाफ का फॉर्मूला a/2k, t हाफ का फॉर्मूला a/2k, t हाफ का फॉर्मूला a/2k। अब a कितना है, a प्रारंभिक सांद्रता 0.02, 2 की जगह 2 रखा, k कितना है, k है 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³, इसको सॉल्व कर लो, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 100 आएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻³ और 100 को लिख सकता हूँ 10⁻²,
-3 और 2 तो बचा 10 टू द पावर -1, ऊपर जाके बचेगा 10 टू द पावर +1 मतलब 10 और नीचे 2, तो आंसर आ जाएगा 5 और t हाफ। ठीक है, अब इसमें देखो ध्यान देना क्या था, ये इस यूनिट की बात करते हैं तो ये सेकंड आएगा, t हाफ किस में आ जाएगा 5 सेकंड। अरे बात समझ आई क्या कैसे सेकंड आया? देखो सांद्रता की गई, ये सांद्रता है किस में लेनी है, मोल पर लीटर में, और के रेट कांस्टेंट किस में, मोल पर लीटर पर सेकंड में। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स ऊपर जाके बन जाएगा, सेकंड इनवर्स ऊपर बन जाएगा सेकंड की पावर +1 मतलब सेकंड, 5 सेकंड। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो वही टी हाफ का फॉर्मूला A/2 के, ए मेरी प्रारंभिक सांद्रता है, के मेरा वेग नियतांक है, ए की जगह 0.02 रखा, के की जगह 2 रख 2 × 10 टू द पावर -3 रखा, सॉल्व किया तो अपना 5 सेकंड आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए log A - x वर्सेस t के मध्य आरेख। पहले बनाया था log A/A-x, अभी बना रहे हैं log A-x, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप नीचे की तरफ। ठीक है, नेगेटिव स्लोप। और आगे 2n/5 4n/2 में अभिक्रिया हेतु वेग नियम k n/5 की पावर 1, n/5 का विघटन कौन से कोटि की अभिक्रिया, अपने को पता भी है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और यहाँ पे देखो अभिकारक की सांद्रता की घात 1 आ रही है, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग इस तरह की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स। ये बात भी आप लोगों को पता है। आगे शून्य कोटि अभिक्रिया है तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 0.2 है, अर्धायु ये है, तो वेग इस तरह निकाल लेंगे। वही टी हाफ का फॉर्मूला A/2 के काम में लेना है। पहले देख लो ln r लिखा हो, log r लिखा हो, log A-x लिखा हो, बात एक ही है। और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, नेगेटिव स्लोप आएगी, के यहाँ पे जो नेगेटिव स्लोप है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन ग्राफ बना रहे हैं, इंटरसेप्ट यहाँ पे जो होगा ln r आएगा। ठीक है, आगे अपने को n/5 की कोटि कितनी दे रखी है, अभिकारक की सांद्रता की घात 1, मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, फॉर्मूले में रख लो, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकंड इनवर्स n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इधर भी n की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 जो है क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा पीछे सेकंड इनवर्स, क्या बचेगा सेकंड इनवर्स। देखो सेकंड इनवर्स कहाँ गया, ये रहा सेकंड इनवर्स। वरना ऐसे भी देख लो, वेग की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, n/5 की सांद्रता, सांद्रता क्या गई मोल पर लीटर, मोल से मोल खत्म, लीटर से लीटर खत्म। ठीक है, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स, तो सेकंड इनवर्स बचेगा। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग नियतांक की इकाई सेकंड इनवर्स। शून्य कोटि में वैल्यू पुट करनी है, देख लो एक बार। शून्य कोटि की अभिक्रिया तो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, टी आपका फॉर्मूला A/2 के, प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 0.2, 2 की जगह 2 रखा, के की वैल्यू कितनी है, अच्छा के निकालना है यहाँ पे, और अपने को क्या दे रखा है अर्धायु काल दे रखा है 10 सेकंड, निकाल लेंगे, के को ऊपर भेज दो, k = 0.2/2 × 10, 10 नीचे आ गया, के ऊपर पहुंच गया, वेग नियतांक निकालना था, वही वेग नियतांक, वेग इस तरह पॉइंट उड़ाया तो नीचे 1 और 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1/100, 1/100 को अपन लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2, और ये वेग नियतांक है 10 टू द पावर -2, वेग नियतांक किसका है शून्य कोटि का, तो इकाई क्या होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। आगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई की गणना कीजिए, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब शायद इसमें कोई डाउट नहीं होगा, कई बार एक्सप्लेन कर दिया है। आगे अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए, अभिक्रिया की कोटि को, तो कोटि तुम जानते ही हो, वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ठीक है, माइक चल रहा है ना, हाँ। तो आगे देखो, वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। देखो ये दोनों क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोटि की परिभाषा अपने डन है, वैसे भी एक बार रेट लॉ से समझ लो। रेट लॉ से अपने रेट लिखा k a की घात x b की घात y, ठीक है। ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू a के सापेक्ष कोटि x है, b के सापेक्ष कोटि y है, अभिक्रिया की कुल कोटि x प्लस y है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, अभिक्रिया की कोटि का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी तक मैंने नहीं बताई है, बता देता हूं, किसी एक क्रियाकारक के संदर्भ में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, किसी एक क्रियाकारक के संदर्भ में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब अपन सारे अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों को जोड़ेंगे ना, तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव या जीरो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। किसी एक क्रियाकारक या अभिकारक के संदर्भ में कोटि ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत गहरी बात है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, दिमाग में रखना, किसी एक क्रिया कारक के संदर्भ में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे, क्रिया कारकों की वेग स्थिरांक पर अभिक्रिया की सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। वेग स्थिरांक पे कोई सांद्रता का प्रभाव पड़ता है क्या? तो देखो, वैसे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वेग नियतांक जो है वो सांद्रता से अप्रभावित रहता है। क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक कहलाता है। सही बात है, क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, कोई बोले ना वेग स्थिरांक की परिभाषा लिखी है, तो अपन बोलेंगे क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर, या मैं सभी क्रिया कारकों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दूं तो जो मेरा वेग है वो किसके बराबर आएगा? वेग नियतांक के। ठीक है, तो क्रिया कारकों की इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वो क्या कहलाता है? वेग स्थिरांक कहलाता है। इसलिए वेग स्थिरांक सांद्रता से स्वतंत्र होता है, इस पर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वेग स्थिरांक किससे प्रभावित रहता है? वेग स्थिरांक पर सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे, वेग नियतांक का मान किस किस पर निर्भर करता है? वेग नियतांक का मान तापमान तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। वेग नियतांक का मान तापमान तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, मतलब चाहे अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो या ऊष्माशोषी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक का मान बढ़ता है। वेग नियतांक का मान किस किस पर निर्भर करता है? तापमान तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये बातें दिमाग में रखनी है अपने को। वेग नियम से अपने रेट लिखा, k a की घात x b की घात y, a और b की सांद्रता मैंने 1 मोल पर लीटर कर दी। अभी ये 1 कर दूंगा तो x और y कुछ भी हो, अगर मैंने a और b की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी तो मेरा x और y कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रेट कांस्टेंट रेट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, के वेग नियतांक क्या है? जब सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग ही वेग नियतांक कहलाता है। परिभाषा दिमाग में रखना, वेग नियतांक की परिभाषा, जब सभी क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाए तो जो मेरा अभिक्रिया का वेग है वही मेरा वेग स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 तथा 600 केल्विन पर वेग स्थिरांक क्रमशः 0.03 तथा 0.06 सेकंड इनवर्स हो तो सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। अब आरएनएस इक्वेशन से अपन एक फॉर्मूला निकाला था, किसी को याद हो तो, log k2 अपॉन k1, ध्यान देना, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ठीक है, ये फॉर्मूला था, log k2 अपॉन k1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 r T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। ये देखो, T1 ताप पर वेग स्थिरांक क्या होगा? K1। अरे T1 ताप पे वेग स्थिरांक K1, T2 ताप पे वेग स्थिरांक, T2 ताप पे वेग स्थिरांक क्या होगा मेरा? K2। इसका मतलब K1 क्या है? T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट, K2 क्या है? T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए 500 तथा 600 केल्विन। देखो, दो तापमान दे रखे हैं, 500 तथा 600 केल्विन पे, रेट कांस्टेंट भी दे रखे हैं साथ ही साथ। ठीक है, 0.03 और 0.06, बस तो वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। log k2 अपॉन k1, तो log 0.06 अपॉन 0.03। ठीक है, ये अपने को निकालना है, सक्रिय ऊर्जा लिखा गया ना, सक्रिय ऊर्जा की गणना कीजिए। सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है, 2.303, r का मान कितना है? r का मान दे रखा है अपने को 8.314, तो 8 रेट कांस्टेंट, वो गैस कांस्टेंट 8.314। T2 माइनस T1, T2 कितना है? 600 माइनस 500, ठीक है, इनटू 600 गुणा 500। बस आसान सी कैलकुलेशन है। देखो कैसे आसान बना सकते हो, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ। 6 में 3 का भाग लगा 2 बार में, तो इधर बन गया log 2। ठीक है, इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314। ठीक है, 600 में से 500 गायब किए, अरे 600 माइनस 500 कितना बचा? 100 बचा, और 600 इंटू 500 करेंगे तो अब देखो एक काम करो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो पहले ही, तो क्या बचा? 6 इंटू 5 30, 3000 बच गया ये, अरे 3000 बच गया ना। बस तो ये निकालना अपने को, ये निकालना है तो क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू ऊपर लेके जाऊंगा, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 3000 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010। बस इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अरे गुणा तो आता ही होगा,
चेक कर लेना एक बार। 0.3010, ठीक है 0.3010, 2.303, 2.303, 8.314, 8.314 और 3000, ठीक है 3000। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, अपने देखो आंसर आ रहा है 17289.83 जूल पर केल्विन, ठीक है। अब देखो इसको 1000 से आप डिवाइड करोगे, इस पूरे को 1000 से डिवाइड करोगे तो जूल को किस में चेंज कर लेंगे, किलो जूल में। ये जूल है और ये अपना किलो जूल है, तो इस पूरे में 1000 को डिवाइड करते ही आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल पर केल्विन में। किलो जूल पर केल्विन में ये अपनी सक्रिय ऊर्जा। ये वाला फॉर्मूला लगाना है, लॉग K2 आरएनए समीकरण के अनुसार फॉर्मूला दिमाग में रखना, लॉग K2 अपन K1 इज इक्वल टू E अपन 2.303 आर T2 माइनस T1 अपन T1 T2, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। आणविकता क्या है, वेग पे उत्प्रेरक की उपस्थिति के प्रभाव को समझाइए। और 300 केल्विन पर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता 1 × 10⁻² है, जो 30 मिनट पश्चात घटकर 0.5 × 10⁻² रह गई। ये 300 केल्विन पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी, चलो कर ही लेते हैं, पहले इसको सॉल्व सुनो। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T। T कितना है 300, सॉरी टाइम 30 मिनट, तो यहाँ पे 30, ठीक है ना, T टाइम है यहाँ पे 30 मिनट। लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, देखो A क्या है प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस एक्स क्या है अंतिम सांद्रता, ठीक है, या T1 समय पश्चात सांद्रता। तो प्रारंभिक सांद्रता 1 × 10⁻² और यह है 0.5 × 10⁻²। सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻², 10⁻², कैंसिल, पॉइंट उड़ाएंगे, ऊपर आएगा 10, नीचे 5, 10/5 मतलब 2, तो ये बन गया log 2, ठीक है, इंटू 2.303 अपॉन 30। K इज इक्वल टू 2.303, log 2 की वैल्यू 0.3010 अपॉन 30। कैलकुलेशन को आसान बनाना है, क्या कर सकते हैं, अरे 0.3010 को 0.3 ले लेता हूँ, पॉइंट उड़ाऊंगा, नीचे क्या आएगा 100, 3 से 300 100 बार में। अब 2 डिजिट है तो 0.023, अरे 2 डिजिट है ना, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो 0.023, ठीक है। ये आ गया अपना रेट कांस्टेंट। चेक कर लेंगे अभी आणविकता के बारे में। देखो आणविकता क्या है, एक पदीय अभिक्रिया के लिए परिभाषित की जाती है। पहली चीज तो एक पदीय अभिक्रिया सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए परिभाषित की जाती है। एक पदीय अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनकी मध्य प्रभावी टक्कर होती है, प्रभावी टक्कर जिससे उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। अणुकता का मान क्या क्या नहीं हो सकता, अणुकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती और ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो आणविकता या अणुकता शून्य नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। कोटि शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक है। पर कोटि के लिए एक खास बात, किसी एक क्रियाकारक के संदर्भ में कोटि का मान ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आगे अणुकता का मान 1, 2 तथा 3 होता है। अणुकता का मान 1, 2 तथा 3 होता है। उत्प्रेरक दो प्रकार के, पॉजिटिव कैटालिस्ट, नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट धनात्मक उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट ऋणात्मक उत्प्रेरक रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, स्पीड ब्रेकर को कम कर देते हैं, याद हो तो, और ऋणात्मक स्पीड ब्रेकर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को अधिक करके अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या कम कर देते हैं, ठीक है। देखो 0.023 अपना आंसर एकदम करेक्ट है, ये जो अपन ने किया है, ठीक है। इसमें भी मैंने देखो अप्रोक्स गेम खेला है, 0.023, यहाँ पे भी अपना 0.023 आ रहा है। अप्रोक्स गेम कैसे खेला है वो शायद आपको बात समझ आ गई होगी। log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है ना, पर मैंने 0.3 तक ही सॉल्व किया है, ठीक है। अपना आंसर आ गया 0.023, अप्रोक्स निकाला यहाँ पे। वही K इज इक्वल टू 2.303 अपन के log AO अपन ए, इसकी जगह अपन A अपॉन A माइनस एक्स पे लिख सकते हैं। AO बताता है प्रारंभिक सांद्रता को, T बराबर 0 पे सांद्रता अभिकारक की, और ये कैपिटल A बता रहा है T1 समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, मतलब जब अभिकारक क्रियाकारक के उत्पाद में परिवर्तित हो गया तब अभिकारक की सांद्रता कितनी है। टाइम दे ही रखा था अपने को 30 मिनट, सारी वैल्यू पुट की और आंसर निकाल लिया, ठीक है। आगे ये वाला व्यंजक किसका है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log RO अपॉन R किस कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है, सबको याद है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण है RO अपॉन R। ये RO किसको बताता है, RO बताता है अपने प्रारंभिक सांद्रता को, कैपिटल R बताता है T1 समय पश्चात सांद्रता को, ठीक है।
समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है, समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो किसी क्षण पे वेग ज्ञात कर रहे हैं उसको अपन तात्क्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है, आगे प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि लिखी है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम नाभिकीय क्षय की कोटि लिखी है। तो जितनी भी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं होती है, जो भी रेडियोएक्टिव क्षय होते हैं, रेडियोएक्टिव डिके, नाभिकीय क्षय, वो कौन सी कोटि का पालन करते हैं? सभी रेडियोएक्टिव विघटन अथवा क्षय प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण है। और प्रथम कोटि अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है और सभी रेडियोएक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एग्जाम्पल आए ना अगर एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछे आपसे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण लिखिए, तो N2O5 का विघटन लिख दो, सभी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं लिख दो। ठीक है ना, जितनी भी रेडियोएक्टिव अभिक्रियाएं हैं। आगे अब बहुत ही आसान सा सवाल था 26वां कि A की घात दे रखी है, A की सांद्रता की पावर 1/2, B की सांद्रता की पावर 3/2, A के सापेक्ष कोटि आधी, B के सापेक्ष कोटि 3/2। तो उपरोक्त व्यंजक वाली अभिक्रिया की कुल कोटि तो आधा और 3/2, इसको जोड़ दो 1/2 3/2 को, तो आंसर आ गया अपना 4/2 मतलब 2। आसान सी बात है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k दे रखा है अपने को 1.386 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। इस अभिक्रिया के अर्धायु की गणना कीजिए। अर्धायु काल का फॉर्मूला 0.693/k, k की वैल्यू आ रही है 1386 × 10⁻14। अब ये 693 का जो डबल है ना, 693 का डबल वो होता है 1386, तो 2 बार में कट जाएगा ये, तो 1/2 माइनस 2 ऊपर गया, बन गया प्लस का 14। ठीक है, प्लस का 14, 1/2 को अपन लिख देंगे 0.5 × 10⁻14 और t हाफ सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे सेकंड इनवर्स दे रखा है तो सेकंड में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, बहुत आसान न्यूमेरिकल, एक बार कर लेना इसको। आगे अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। वापस से आ गया कोटि। छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। ये क्वेश्चन अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, फिर से एक बार जल्दी से रीड करते हैं। कोटि क्या है? अभिक्रिया के वेग नियम में सांद्रता के पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातांकों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। याद हो गया होगा सबको, इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। आगे सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? छद्म एकाणु का अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। जब कोटि का मान 1 होता था, अणुकता का मान 2 हो, उसे अपन छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। कोटि का मान 1, अणुकता 2, अणुकता 1 से अधिक भी हो सकती है, पर अभी अपन कह रहे हैं कोटि 1, अणुकता 2, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है, छद्म एकाणु का अभिक्रिया। एग्जाम्पल नंबर 1, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ये अपना एथिल एसिटेट की जल से क्रिया करवा रहे हैं। जल यहाँ पे आधिक्य में, एक्सेस में, C2H5 एथिल, और ये अपना एसिटेट, एथिल एसिटेट का जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। तो एक बना अपना एसिटिक एसिड और एक बना अपना एथिल अल्कोहल, एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल। यहाँ पे अपन रेट लिख रहे हैं, तो रेट बराबर K डैश, रेट बराबर K डैश। अपना अभिकारक एक तो एथिल एसिटेट मतलब अपना एस्टर और एक वाटर। अब यहाँ पे वाटर क्योंकि आधिक्य में, एक्सेस में, तो इसको अपन नियत मान लेते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, अब इस पूरी अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 और अणुकता 1 और 1 2, एक CH3CO, और एक वाटर। तो इस अभिक्रिया की अणुकता 2 और कोटि कितनी है? 1 है। अब इस K डैश और वाटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सुनना ध्यान से, यहाँ से K डैश, एस्टर और वाटर की कंसंट्रेशन, ये वाटर नियत है और K डैश भी क्या है? कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट की जगह मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया कैपिटल K। इसका मतलब आप लोगों को आइडिया लगा होगा, K डैश मल्टीप्लाई बाय वाटर इज इक्वल टू K। ठीक है, K डैश मल्टीप्लाई बाय वाटर की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K। ठीक है, तो K डैश और वाटर की जगह कैपिटल K लिखा। अब यहाँ पे K क्या है? K है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, K है प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, और K डैश है मेरा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। इंपॉर्टेंट बात, K है मेरा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक और K डैश है मेरा छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। अब यहां से मैं लिख सकता हूं K बराबर K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, K बराबर K डैश कंसंट्रेशन ऑफ, अरे H2 का डब्बे में मत किया, मतलब H2 की कंसंट्रेशन। यहां से एक और चीज नोटिस करो, वाटर को मैंने भेजा K के नीचे, तो K डैश की वैल्यू है K डैश इज इक्वल टू K अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, वेग नियतांक का मान तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, वेग नियतांक K का मान तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक K डैश का मान सांद्रता पर निर्भर करता है। ये काफी गहरी बात है जो मैंने आप लोगों को बताई, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार समझ लो। ठीक है, बोर्ड थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है बात, जेई वगैरह में या नीट की अगर मैं बात करूँ ना, जेई मेंस वगैरह में और नीट के सिलेबस में इतनी गहरी बात पूछ ली जाती है। तो इंपॉर्टेंट बात, वेग नियतांक का मान तो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, पर छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मान सांद्रता पर निर्भर करता है। ये K डैश है अपना छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, K है मेरा प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक। तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक बराबर प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर।
तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक सांद्रता पर निर्भर करता है। आगे, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई जो कि k डैश है, कैसे निकालेंगे? ये k क्या है? मेरे प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग नियतांक, जिसकी इकाई क्या होती है? सेकंड इनवर्स। और H2O की सांद्रता, सांद्रता की इकाई मोल पर लीटर, मोल ऊपर जाएगा बन जाएगा मोल की पावर -1, लीटर -1 ऊपर जाएगा बन जाएगा लीटर की पावर +1, और ये सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ये किसकी यूनिट आ गई? k डैश, मतलब छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक की। एक और इंपॉर्टेंट बात, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जहां पे कोटि 1 आणविकता 2, पर एस्टर का क्षारीय माध्यम जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, एथिल एसीटेट की अभिक्रिया अपन ने करवा दी NaOH, मतलब वही 4 से। तो क्या देखने को मिला? एक देखने को मिला CH3COONA, जिसको क्या अपन बोलते हैं? सोडियम एसीटेट, और साथ में C2H5OH एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो रेट लॉ अपन लिखते हैं, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट CH3CO C2H5, मतलब एस्टर और NaOH दोनों पे निर्भर कर रहा है। इसकी घात भी 1, इस कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, इसकी घात भी 1, एस्टर की घात भी 1, NaOH की घात भी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। मतलब कि अपना एस्टर का, ध्यान से सुनना, एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, एस्टर का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जहां पे कोटि 1 और आणविकता 2 होती है। एक और एग्जांपल छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, शर्करा का प्रतिबंध, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करवा रहे हैं, C12H22O11, अपना सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड, उसका जल अपघटन किया तो एक देखने को मिलता है ग्लूकोज, एक देखने को मिलता है फ्रक्टोज। यहाँ पे जो रेट अपन लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K, अपना रेट कांस्टेंट इज, और C12H22O11, मतलब सुक्रोज की सांद्रता पे, और यहाँ पे सुक्रोज की सांद्रता की घात कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे कोटि 1 है और अणुकता 1, सुक्रोज का अणु 1 अपना जल का अणु। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि यहाँ पे अपने अणुकता कितनी हो गई? अभिकारकों की संख्या गिननी मिले, 1 और 1 2, तो अणुकता कितनी हो गई? 2, और इसकी कोटि कितनी है? रेट लॉ से देखो, रेट लॉ में रेट इज इक्वल टू K C12H22O11 की पावर 1, तो कोटि 1 और अणुकता 2। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोटि का मान 1 और अणुकता 2 होती है, उसको अपन बोलते हैं छद्म प्रथम अणु अभिक्रिया, छद्म एक अणु अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लास्ट क्वेश्चन 29 शायद लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 29 लास्ट क्वेश्चन है अपना। ठीक है, देखो इसको जल्दी से खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो चुका है शायद। सुनना क्वेश्चन नंबर 29, अभिक्रिया की आणविकता को परिभाषित कीजिए। फिर से आ गया, पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है ये, आरबीसी वालों को बहुत पसंद है। ठीक है, एक रासायनिक अभिक्रिया की हो सकने में सक्रियण ऊर्जा की भूमिका को समझाइए। दोनों क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अणुकता, एक पदी अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक अणुओं की संख्या जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है, अभिक्रिया की अणुकता कहलाती है। अभिक्रिया की अणुकता का मान 0, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकता। अणुकता का मान 1, 2 तथा 3 होता है, 1, 2 तथा 3। ठीक है, आगे सक्रियण ऊर्जा, तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए, इंपॉर्टेंट देखो सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए क्रियाकारक अणुओं, मतलब अपने अभिकारक के अणुओं को दी गई आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के लिए क्रियाकारक अणुओं को आवश्यक अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, जिससे किसका निर्माण हो सके? उत्पाद का निर्माण हो सके, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सक्रियण ऊर्जा का, सक्रियण ऊर्जा बराबर दहलीय ऊर्जा माइनस क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा बराबर दहलीय ऊर्जा माइनस क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अब मेरा सवाल है, सक्रियण ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा में कौन ज्यादा होती है? आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। सक्रियण ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा में किसका मान ज्यादा होता है? कमेंट में आपको आंसर बताना है। सक्रियण ऊर्जा तथा दहलीय ऊर्जा में किसका मान ज्यादा होता है? सक्रियण ऊर्जा बराबर दहलीय ऊर्जा माइनस क्रियाकारक अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। आगे अपन पढ़ रहे हैं सक्रियण ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की प्रकृति। ठीक है, क्रियाकारक की प्रकृति, यदि क्रियाकारक का बंध सामर्थ्य अधिक होगा तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, और यदि बंध सामर्थ्य दुर्बल है तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी कम होगा। ऐसे समझो, मान लो किसी अभिकारक के बीच आपस में 3 बॉन्ड है, किसी अभिकारक के बीच 2 बॉन्ड है। ठीक है, और किसी अभिकारक के बीच, किसी अभिकारक में उसके परमाणु के बीच 1 ही बॉन्ड है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे बंध सामर्थ्य ज्यादा है तो यहाँ पे सक्रियण ऊर्जा ज्यादा चाहिए, यहाँ पे बंध सामर्थ्य कम है तो सक्रियण ऊर्जा कम चाहिए, यहाँ पे बंध सामर्थ्य और कम है तो सक्रियण ऊर्जा और कम चाहिए। इसको तोड़ना आसान, इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल, इसको तोड़ना सबसे मुश्किल। ठीक है, तो यदि क्रियाकारक का बंध सामर्थ्य अधिक है तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी अधिक होगा, और यदि बंध सामर्थ्य दुर्बल है तो सक्रियण ऊर्जा का मान भी कम होगा। आगे उत्प्रेरक की बात, 2 प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करते हैं? सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, और नेगेटिव कैटालिस्ट
सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा के अभिक्रिया की दर को कम करते थे। ठीक है, तो पॉजिटिव कैटालिस्ट ने क्या करा, दहलीय ऊर्जा कम करी, सक्रियण ऊर्जा कम हो गई, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि हो गई, अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। पॉजिटिव कैटालिस्ट ने क्या किया, दहलीय ऊर्जा को कम किया, जिससे दहलीय ऊर्जा कम, सक्रियण ऊर्जा भी कम, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि, सक्रिय अणु जो कि किसमें परिवर्तित होंगे, उत्पाद में, तो सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि, कॉलिजन ज्यादा करते हैं एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ गया। अब यही नेगेटिव कैटालिस्ट होता तो क्या करते, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करेगा, दहलीय ऊर्जा को बढ़ाएगा, दहलीय ऊर्जा को बढ़ाएगा, सक्रिय ऊर्जा भी बढ़ेगी, सक्रिय अणुओं की संख्या में कमी, जिससे अभिक्रिया का वेग कम। उल्टी बात भी आनी चाहिए अपने को। पॉजिटिव कैटालिस्ट दहलीय ऊर्जा को कम करता है, सक्रिय ऊर्जा को भी कम करता है, सक्रिय अणुओं की संख्या में वृद्धि, जिससे कि अपना अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। लास्ट इंपॉर्टेंट बात, सक्रिय ऊर्जा का मान तापमान पर निर्भर नहीं करता, सक्रिय ऊर्जा का मान तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा का मान तापमान पर निर्भर नहीं करेगा। यहां से अपन इस रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को एंड करते हैं। 2 लेक्चर में मैंने, ध्यान देना, 2 लेक्चर में मैंने आपके केमिकल काइनेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एंड कर दिया है। इस वीडियो लेक्चर का आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से मैं मोटिवेट फील रहूँगा। ठीक है, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को और कैसे क्या वीडियो बनाने हैं। आप अपने रिव्यू दे सकते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो आपको इस वीडियो लेक्चर में कौन सा पार्ट पसंद आया, कौन सी चीज़ अच्छे से समझ में आई, किस चीज़ में आपको डाउट है, कुछ भी आप मेरे को बता सकते हो। कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हो कि हम हमारी क्वालिटी को और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपका फीडबैक हम जरूर मानेंगे और उस पर काम करेंगे, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके। और बाकी बातें अपन अगली क्लास में करते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।